मेरठ में कवियों के मंच पर होने लगे पाठक जी सुनाने लगे राम कथा। दिल्ली दरबार के हड़काने का असर है, इसलिए सुना रहे थे मन की व्यथा। कल तक अस्पतालों में जो बन रहे थे सिंघम, मंच पर क्यों दिखे इतने गुमसुम। दिल्ली की क्लास का असर आंसुओं में नजर आया। लखनऊ से दिल्ली तक की दौड़, फिर भी नहीं मिली राहत कि अपनी ही सरकार में अब अकेले पड़ गए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। वाह पाठक जी वाह, क्या मस्त माहौल बना देते हैं आप। कसम से बड़े एक्टर का पसीना छूट जाए। क्या ड्रामा है और क्या टाइमिंग है, मान गए गुरु। ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, फिल्मों के स्ट्रगलिंग एक्टर नहीं, फिर भी पूरे परफेक्शन के साथ शॉट दे रहे हैं। खबर है कि साहब को अपना रोल कटने का डर सता रहा है। मेरठ के मंच पर जो ब्रजेश पाठक ने किया, उसे देखकर ताली बजाई जाए या नहीं, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन जो मंत्री कल तक अस्पतालों में जाकर डॉक्टरों को हड़का रहे थे, कैमरे पर सिंघम बन रहे थे, आज वही मंत्री मंच पर फफक कर रो रहे हैं। ये आंसू गरीबी के नहीं है पाठक जी। खबर है कि ये आंसू उस डर के हैं जो दिल्ली दरबार में आपकी क्लास लगने के बाद पैदा हुआ। कह रहे हैं कि पहनने को जूते नहीं थे। अरे तब पैरों में जूते नहीं थे, लेकिन रीढ़ की हड्डी तो सीधी थी। आज सत्ता के मखमली जूते मिल गए तो क्या रीढ़ की हड्डी पानी हो गई। सहानुभूति की भीख मांगते हुए आपको शर्म नहीं आई। एक डिप्टी सीएम को शोभा देता है कि वो मंच पर खड़े होकर बच्चों की तरह रोए। ये इमोशनल अत्याचार बंद करिए, क्योंकि पब्लिक सब जानती है कि ये रोना धोना सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुर्सी के पाए हिल रहे हैं। जिसे आप संघर्ष बता रहे हैं, वो दरअसल अपनी नाकामी छिपाने का एक भद्दा प्रयास है। आइए आज इस रोना मंत्री के आंसू का टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि आखिर इसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में कैसे लिखी गई। सबसे पहले टाइमिंग पर गौर करिए। ब्रजेश पाठक मेरठ में कवि सम्मेलन के मंच पर आए थे। सुभाष चंद्र बोस की जयंती का मौका था। अचानक वो अपने संघर्ष के दिनों को याद करने लगे। उन्होंने कहा कि जब वो लखनऊ आए थे तो उनके पास जूते नहीं थे। वो फफक कर रो पड़े। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। एक कद्दावर नेता जिसके पास आज सत्ता है, ताकत है और पूरा प्रशासन है, वो मंच पर बच्चों की तरह रो रहा है। ये भावना है या फिर डर? डर इसलिए क्योंकि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की हवा कुछ बदली सी है। पिछले कुछ दिनों में ब्रजेश पाठक ने दिल्ली के कई चक्कर लगाए। वो 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। राजनीति में जब कोई नेता बार आलाकमान के दरवाजे पर दस्तक देता है तो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। सूत्रों की माने तो उनकी कुर्सी डगमगा रही है। खबर है कि ऊपर से उनकी क्लास लगाई गई है। लखनऊ में चर्चा आम है कि सरकार और संगठन के बीच जो खींचतान चल रही है, उसमें डिप्टी सीएम निशाने पर आ गए हैं। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात की तस्वीरें तो बहुत मुस्कुराती हुई आई थी, लेकिन बंद कमरे में क्या बात हुई है किसी को नहीं पता। शायद उसी बातचीत का असर है कि पाठक जी का दिल भर आया। अब कुर्सी पर खतरा मंडराता है तो इंसान को अक्सर अपना पुराना संघर्ष याद आने लगता है। उसे लगता है कि इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचे और अब सब हाथ से ना निकल जाए। ब्रजेश पाठक को यूपी की राजनीति में छापा मंत्री भी कहा जाता है। जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तब से अस्पतालों में जाकर खूब छापे मारते रहते हैं। कैमरा साथ ले जाते हैं, मरीजों से बात करते हैं और डॉक्टरों को फटकार लगाते हैं। जनता को ये सब अच्छा लगता है, लेकिन सरकार के भीतर ही दबी जुबान में चर्चा है ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। काम कम और दिखावा ज्यादा हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शायद ये शैली बहुत पसंद नहीं आ रही। कहा जाता है कि सीएम को लगता है कि मंत्री अपनी ही सरकार की व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। अब जब दिल्ली दरबार से भी शायद ठंडी हवा नहीं मिली तो पाठक जी का इमोशनल होना लाजिमी था। राजनीति के जानकार कहते हैं कि नेता तब रोता है जब उसके पास तर्क खत्म हो जाते हैं या फिर जब उसे सहानुभूति की सख्त जरूरत होती है। ब्रजेश पाठक को इस वक्त सहानुभूति की बहुत जरूरत है। वो जनता को यह बताना चाहते हैं कि मैं भी आपके जैसा हूं। मैं कोई वीआईपी नहीं हूं, मैं गरीबों का सेवक हूं। ये गरीब कार्ड खेलना पुराने नेताओं का हथियार रहा है। जब भी सत्ता की हनक पर सवाल उठते हैं, नेता अपनी गरीबी का पुराना एल्बम खोलकर बैठ जाते हैं। जूते न होने की बात कहकर उन्होंने एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन सवाल यह है कि आज तो उनके पास सब कुछ है। आज तो वो प्रदेश के दूसरे सबसे ताकतवर पद पर बैठे हैं। फिर ये बेचारगी क्यों? क्या ये बेचारगी इसलिए क्योंकि पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है? क्या ये बेचारगी इसलिए क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही? ब्रजेश पाठक की राजनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये आंसू सिर्फ आज के नहीं है, ये उस सियासी सफर का हिस्सा है जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया। पाठक जी राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो हवा का रुख भांपने में माहिर हैं। वो घाट का पानी पी चुके हैं। ब्रजेश पाठक की राजनीतिक शुरुआत छात्र राजनीति से हुई। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। 90 के दशक में जब वो छात्र राजनीति में थे, तब वो काफी आक्रामक नेता माने जाते थे। उस दौर में वो कांग्रेस और निर्दलीय के तौर पर सक्रिय रहे, लेकिन असली पहचान उन्हें बहुजन समाज पार्टी से मिली। साल 2004 में वो बसपा में शामिल
शामिल हो गए। ये वो दौर था जब मायावती सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग कर रही थी। उन्हें ब्राह्मण चेहरों की जरूरत थी। ब्रजेश पाठक उस खांचे में एकदम फिट बैठ गए। मायावती ने उन्हें हाथों हाथ लिया। 2004 में वो उन्नाव से सांसद बने। बसपा में उनका कद तेजी से बढ़ा। वो मायावती की बेहद करीबी माने जाने लगे। 2009 में वो राज्यसभा भेजे गए। सतीश चंद्र मिश्रा के बाद वो बसपा के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे थे। लेकिन 2014 के बाद देश की राजनीति बदल गई। मोदी लहर आई। ब्रजेश पाठक समझ गए कि हाथी की चाल अब धीमी पड़ रही है। वो समझ गए कि हवा अब कमल की तरफ बह रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदल लिया। जिस पार्टी को वो कल तक पानी पी कर कोसते थे, अब उसी भाजपा में शामिल हो गए। इसे कहते हैं राजनीतिक सूझबूझ, या फिर इसे अवसरवाद भी कहा जा सकता है। भाजपा में आते ही उनकी किस्मत चमक गई। 2017 में भाजपा की सरकार बनी और उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। उन्हें कानून मंत्री का पद मिला। 5 साल तक उन्होंने योगी सरकार में मंत्री के तौर पर काम किया, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी थी। 2022 के चुनाव से पहले फिर चर्चा उड़ी कि वो नाराज हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी दे दी। दिनेश शर्मा को हटाकर ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बना दिया गया। डिप्टी सीएम बनने के बाद उनका अंदाज एकदम बदल गया। वो सीएम योगी के समानांतर अपनी छवि बनाने में जुट गए। अस्पतालों में छापे मारने लगे। अधिकारियों को सस्पेंड करना, जनता के बीच जाकर सीधे संवाद करना, ये सब उनकी ब्रांडिंग का हिस्सा बन गया। लेकिन यही अति सक्रियता शायद अब उनके लिए मुसीबत बन गई है। अति सर्वत्र वर्जित, यानी अति हर जगह वर्जित है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उनकी ये कार्यशैली सीएम योगी को रास नहीं आ रही थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कई बार ऐसी खबरें आई कि स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सीएम ऑफिस और डिप्टी सीएम के बीच तनातनी है। पाठक जी के कई आदेशों को पलट दिया गया। ये एक मंत्री के लिए बड़ा झटका होता है। जब आपके विभाग में ही आपकी न चले तो फिर डिप्टी सीएम होने का क्या मतलब। शायद यही वो दर्द है जो मेरठ के मंच पर आंसुओं के जरिए बाहर आया। वो कह रहे थे कि मैं डिप्टी सीएम नहीं, सेवक हूं। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें एहसास हो गया है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी बस नाम की है, असली पावर कहीं और है, और वो अपनी लाचारी को सेवा भाव का नाम दे रहे थे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी अगर उनके चेहरे पर खुशी के बजाय आंखों में आंसू है तो संकेत साफ है। संकेत ये है कि दिल्ली ने उन्हें कोई बहुत अच्छी खबर नहीं दी है। हो सकता है उन्हें चेतावनी मिली हो कि दायरे में रहकर काम करें, या फिर यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके विभाग में या उनकी जिम्मेदारी में कोई बड़ा बदलाव हो। ब्रजेश पाठक अच्छे वक्ता हैं, वो मंच को संभालना जानते हैं, लेकिन इस बार मंच ने उन्हें संभाल लिया। उनका रोना एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है। वो जनता की अदालत में ये साबित करना चाहते हैं कि वो तो काम करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें काम करने नहीं दे रहा। यह विक्टिम कार्ड खेलने का पुराना तरीका है। अब देखना यह होगा कि नासुओं का असर लखनऊ की राजनीति पर क्या पड़ता है। क्या सीएम योगी का दिल पसीजेगा, या फिर यह माना जाएगा कि अनुशासनहीनता है। एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से रोना कमजोरी की निशानी मानी जाती है। प्रशासन को सख्त चेहरे की जरूरत होती है, रोते हुए चेहरों की नहीं। ब्रजेश पाठक का सफर बताता है कि वो सर्वाइवर हैं। वो जानते हैं कि कैसे गिरकर संभलना है। बसपा से भाजपा का सफर आसान नहीं था। वहां भी वो पावर में रहे और यहां भी पावर में है, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। इस बार चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर है। अपने ही कुनबे में अपनी जगह बचाए रखने की जद्दोजहद है। मेरठ का ये वीडियो आने वाले दिनों में कई सियासी किस्सों को जन्म देगा। विरोधी कहेंगे कि मगरमच्छ के आंसू है, समर्थक कहेंगे कि नेताजी का दिल बहुत कोमल है, लेकिन हकीकत इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। हकीकत यह है कि सत्ता का नशा जब उतरने लगता है या जब सत्ता छीनने का डर सताने लगता है तो इंसान को जमीन याद आने लगती है, जूता याद आने लगता है और गरीबी याद आने लगती है। दर्शकों, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।